हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज हम जो करने वाले हैं वो हम हिंदी का पैसेज करेंगे। बहुत ही आसानी से समझेंगे कि आप जल्दी से जल्दी किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे बताऊँगी। और इसको करने के देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले गद्यांश को पढ़ लो और उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ लो। अगर आपको देखो स्टोरी पढ़ने में और उसको कंज्यूम करने में आप ठीक हो, अगर आपको मतलब पता चल जाता है कि हल्का हल्का यहाँ पे क्या क्या बात हुई है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं पहले पैसेज को पढ़ती हूँ और उसके बाद मुझे एक जनरल आइडिया लग जाता है कि इसमें किस किस चीज़ की बात हुई है। तो जब आप ऑप्शंस को देखते हो तो आपके 70% आंसर्स ऐसे होते हैं जो आपको वापस पैरा देखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। और कुछ में अगर डाउट है तो आप उसको दोबारा भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जल्दी से जल्दी आप किस तरीके से अपने आंसर्स को कर सकते हो। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। मनीषी कहते हैं पुरुषार्थी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, केवल आलसी अपने भाग्य को कोसते हैं। यानी कि इसमें जो बात करी गई है वो पुरुषार्थी और आलसी व्यक्तियों को लेकर की गई है। पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझता है। साधारणतः जिसे हम भाग्य का प्रारब्ध कहते हैं वह हमारे पूर्व संचित कर्म ही होते हैं। यानी कि जिसे हम भाग्य समझ लेते हैं वो हमारे जो पहले कर्म किए होते हैं वो ही होते हैं। ओके, श्रेष्ठ पुरुष दौड़ लगाते हैं, आगे चलते हैं, उनके पीछे और लोग चलते हैं। जो दौड़ता है उसे लक्ष्य मिलने की संभावना अधिक होती है। महाराज भर्तृहरि ने मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था, अधम, मध्यम और उत्तम। यानी कि जो महाराज भर्तृहरि थे, ऋषि थे, उन्होंने क्या किया था, व्यक्तियों को 3 में बांट दिया, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम कलेश के डर से कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते। मध्यम लोग कार्य प्रारंभ तो कर देते परंतु कोई विघ्न पड़ने पर दुखी होकर बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम लोग बार बार कष्ट विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए गए काम को नहीं छोड़ते वरन उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग पुरुषार्थी कहलाते हैं। उपनिषद कहते हैं चरैवती चरैवती, अर्थात चलते रहो चलते रहो। जो हमारा समय निकल गया उसकी चिंता छोड़ें, जो जीवन शेष बचा है उसके बारे में विचार करें। ओके, छोटा सा ही पैसेज था, आपको फटाफट देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। अपने भाग्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो देखो हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया कि भाग्य पुरुषार्थ करने वाला ही, अपने भाग्य पर निर्भर रहने वाला भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता है। हमेशा भाग्य को दोष देने वाला कैसे करेगा? बाधाओं से घबराने वाला भी नहीं। तो थर्ड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा आपने, अगर आप जरा सा चीज़ों को याद रख लेते हो तो बहुत ही आसानी से आपको पैसेज देखने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, भर्तृहरि ऋषि के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोग कैसे होते हैं? तो एक तो वो थे जो काम शुरू ही नहीं करते थे, और जो शुरू कर देते थे बीच में छोड़ देते थे, जो बीच वाले थे, मध्यम श्रेणी वाले। तो क्लेश के डर से कोई काम प्रारंभ ना करने वाले, ये प्रथम श्रेणी में थे। विघ्न आने पर भी कार्य को पूरा करके, ये तो लास्ट उत्तम श्रेणी थी। हाथ पर हाथ रखकर विघ्न आने पर कार्य को बीच में छोड़ देने वाले कौन थे हमारे? ये आपके मध्यम श्रेणी के लोग थे। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चरैवती चरैवती, सीधा सीधा इसमें दिया था कि चलते रहना, निरंतर चलते रहना। कहाँ पे है? कार्य नहीं है, संवाद नहीं, सहायता नहीं, बल्कि क्या है, निरंतर चलते रहना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। पुरुषार्थी शब्द का विलोम शब्द होगा। अब जो आपका पुरुषार्थी होता है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? आलसी होगा, दुर्जन होगा, कर्मवीर और मेहनती तो नहीं होगा। दुर्जन मीन्स होता है बुरा व्यक्ति, लेकिन पुरुषार्थी का मतलब होता है जो कर्म करने वाला, और आलसी का मतलब जो कि आपको देखो पैसेज से ही रिलेट करना है, आपको अपने मन से नहीं लगाने हैं। जो आपका व्याकरण भी आती है उसको भी आपको पैसेज से ही रिलेट करके चीज़ों को देखना पड़ता है। ओके, पैसेज दिया ही इसे जाता है कि अनसीन है ये आपके लिए, और आप इसी से अपने क्वेश्चन के आंसर्स को निकालो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। प्रारंभ शब्द में उपसर्ग है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रारंभ में पा नहीं है बल्कि क्या है, प्रा उपसर्ग है। इसका देखो, जब भी आप उपसर्ग और प्रत्यय करो तो देख लो कि उसमें आपका जो मूल शब्द है वो एकदम क्लियर आना चाहिए। तो प्र प्लस आरंभ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? प्रारंभ, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम। प्रारब्ध शब्द का अर्थ है, प्रारब्ध जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था, भाग्य। प्रारब्ध का शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्य होता है इसके मीन्स, और जैसे कि आपको पैसेज में भी दिया गया था। ओके,
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्ष्य मिलने की संभावना किसे अधिक होती है? अब देखो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल, जो निरंतर कार्य करता रहता है, जो दूसरों का अनुगमन मतलब जो दूसरों के मतलब नकल करता है तो उसको मिलती है नहीं, जो कलेश से डरता उसको भी नहीं, जिसे कोई चिंता नहीं उसको भी नहीं। तो जो निरंतर कार्य करेगा, उसमें बताया भी गया है पैसेज में कि जो लोग निरंतर बिना डरे बिना थके, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है एक दो बार हमें असफलताएं मिल जाती हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके अंदर जीत की भावना होनी चाहिए और आप रुको नहीं बस। क्योंकि देखो पानी वही स्वच्छ रहता है जो चलता रहता है, जो रुक जाता है उस पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत पुरानी कहावत है। तो चाहे ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशंस आए, आपको हमेशा चलते रहना है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अधम व्यक्ति कौन होता है? चलो आप अगर भूल भी गए होगे इतनी देर में, तो हम एक बार पैसेज को क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे ऊपर जाके देख लेंगे। जो उन्होंने भर्तृहरि ने 3 टाइप के बताए थे। तो अधम, अधम मतलब अधम कलेश के डर से कोई काम प्रारंभ नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये देखो, अधम व्यक्ति जो कार्य प्रारंभ कर देते नहीं, जो विघ्न पड़ते ही काम छोड़ देते नहीं, जो कष्टों के वैसे कार्य प्रारंभ ही नहीं करता, यानी कि थर्ड यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो इजी पैसेज था आपका, और हिंदी में पैसेज से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी का पैसेज इतना टफ नहीं आता है, और कितना भी टफ आएगा तो हिंदी, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज है जो कि 99% आप लोग सभी समझते हो, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हिंदी में कोशिश करना कि आपके पैसेज ये और इससे लगा के 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को चूज़ करा है तो। ओके, उसके बाद एक फिर से इन्होंने दिया है, इसके भी क्वेश्चन करने हमें। साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। देखो अब जो ये सेकेंड पैसेज आता है, इसका आपको क्या समझना पड़ता है, थोड़ा सा मीन्स समझना पड़ता है। ये इस तरीके से लिख दिया है, बट ये कहीं ना कहीं एक मतलब पद्यांश है, ये गद्य नहीं है आपका। ओके, जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। मनुष्य अपने कार्यों के लिए परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। किसकी बात करी गई यहाँ पर? साहित्य की। इसके लिए कानून है जिससे यह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है, किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है तो किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है जिस उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का क्या है? उद्देश्य है। यानी कि साहित्य की इंपॉर्टेंस बताई गई है। देखेंगे अब अपने क्वेश्चंस को। जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा गया है? साहित्य जीवन से विचार सामग्री लेता है, जीवन साहित्य को नियंत्रित करता है, साहित्य जीवन को परिष्कृत करता है, जीवन साहित्य के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पे क्या देखा था हमने, क्योंकि जीवन साहित्य क्या है, जीवन से क्या लेता है? विचार सामग्री लेता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नियंत्रित नहीं करता है, परिष्कृत मतलब बाहर नहीं करता है, जीवन साहित्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि साहित्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सही हो जाएगा। देखना पैसेज में देखते हैं हम इसको एक बार। सीधा सीधा फर्स्ट में ही लिखा गया, साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। ओके, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साहित्य का आधार जीवन, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, यानी कि वो उसी से सब क्या लेता है? सारी चीज़ें लेता है ना। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहित्य के आनंद का आधार कहाँ है? तो देखेंगे हम पैसेज में, साहित्य के आनंद का आधार कहाँ है? आधार आनंद सुंदर और सत्य है। क्या है? सुंदर और सत्य है। तो आपका ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। साहित्य के आनंद का आधार सुंदर और सत्य है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? तो पैसेज में किसकी बात करी गई है? आनंद की खोज में। हम सब किसी की खोज में लगे रहते हैं? आनंद की खोज में। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साहित्य का जो प्रमुख उद्देश्य है, आनंद प्राप्त करना। क्या है? आनंद को प्राप्त करना। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुगम का विलोम शब्द क्या है?
अब सुगम मतलब होता है जहाँ जाना क्या है, सरल है। और दुर्गम, शू देखो जहाँ भी आएगा उसका हमेशा क्या आएगा, दूध, है ना। तो सुगम, दुर्गम ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाना कठिन होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो ये विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ये चीज़ें आपके दिमाग में टिकने वाली हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपके पेपर पास कराने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। लंबे चौड़े भवन में रेखांकित शब्द व्याकरणिक दृष्टि से हैं, यानी कि लंबे चौड़े भवन, तो इसमें क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, भवनों की। तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्योंकि विशेषण है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। ओके, क्रिया विशेषण वो होता है जब जैसे कि तेज चलना, तो तेज क्या है, क्रिया का विशेषण है, क्योंकि वो चलना क्रिया है और उसकी विशेषता को बता रहा है। ओके, चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। परिमिति का अर्थ क्या है, परिमिति। ओके, तो इसमें सीमित होता है, दबा हुआ है, विस्तृत है या फैला हुआ है। तो क्या होता है, सीमित। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको कम टाइम में चीज़ें बता सकूँ, ताकि आप लोग जल्दी से उसको रिवाइज़ करके और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, और इस टाइम पे सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रैक्टिस आपके लिए बेस्ट है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।